हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी एकता और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इनोवेटिव क्लास। आज हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस पैरागॉजी। तो ये मैं फुल फ्लेज नोट्स तैयार करके लाई हूँ आपके लिए। इनको अच्छे से मैंने लिखा और इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। देखिए, सीटेट ईवीएस पैडागॉजी जो है वो 15 नंबर की आती है और 15 नंबर में आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पैडागॉजी का सेक्शन है आप उसे सीधा अवॉइड नहीं कर सकते कि आपने सीडी भी पढ़ ली तो आप इसे भी कर लेंगे। कुछ चीज़ें अलग हैं, थोड़े से चैप्टर्स हैं, थोड़े से ही मतलब ज़्यादा नहीं है सिलेबस में, इसके थोड़ा ही है। तो 5 से 6 क्लासेस में मैं इसे फिनिश करा दूंगी विद क्वेश्चंस। और उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही मैंने क्वालिफाई किए। अच्छा, 2 बार क्यों दिया? क्योंकि पहली बार मैंने संस्कृत लैंग्वेज चूज़ की थी एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो उसमें मैंने 120 स्कोर किया था। और जो अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था इसमें सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज़ की थी और इसमें मेरे 128 मार्क्स हैं एज यू कैन सी इन माय मार्कशीट। तो आप देख सकते हैं मेरे इन्वायरमेंट स्टडीज़ में 28 आउट ऑफ 30 हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो मैंने जो पढ़ा था और जो नोट्स मैंने बनाए थे उनको ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन नोट्स की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। देखिए, ईवीएस पैडागॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण शिक्षण क्या होता है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात है तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। देखिए, तो ईवीएस पैडागॉजी में पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो ईवीएस की पैडागॉजी है वो बच्चों को किस क्लास से स्टार्ट होती है और किस क्लास तक ये पढ़ाई जाती है। तो कक्षा 1 और 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 में पर्यावरण शिक्षण नहीं होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी नहीं होती है, 3 to 5 में ही होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सारी चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट ही निकाली हैं जिससे कि आपके लिए बिल्कुल मक्खन चीज़ आपको अवेलेबल हो जाए। तो हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की बुक्स का जो टाइटल है वो क्या होता है, यानी कि जो बुक है वो किस टाइटल से आती है। ये बुक है, इसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है ना, ऐसे मंजरी और ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो उस बुक का टाइटल क्या है आपकी पर्यावरण अध्ययन की बुक का? आसपास, हिंदी में है आसपास। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो क्या है? लुकिंग अराउंड। इंग्लिश में क्या है? लुकिंग अराउंड। आप साथ साथ लिखिए नहीं, आप पहले वीडियो को देखिए, नोट्स में अवेलेबल करा रही हूँ तो उसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ईवीएस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसीलिए आपको याद रखना है कि एनवायरमेंटल क्या है? स्टडीज़ है ईवीएस का फुल फॉर्म। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस पैडागॉजी क्या हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ 6 से 7 हैं, तो इन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक एक जो पॉइंट है वो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एज इट इज़ इन पॉइंट्स को एज इट इज़ यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे जस्ट इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य यानी कि बच्चों को जो क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चे, उनको पर्यावरण शिक्षण क्यों पढ़ाना चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है, यानी कि आपकी बात कर रही हूँ, पैडागॉजी सीटेट को टफ क्यों लगता है सीटेट आपको? क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज, क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल होता है, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्वेश्चन में दी गई लैंग्वेज को पकड़ना है। तो उसके लिए जो भी मैं बोल रही हूँ आपको उसे ध्यान से सुनना है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको नोट करनी चाहिए तो आप उसे तुरंत नोट भी कर सकते हैं। आप एक बार समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ तो आप क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। यही पैडागॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका है, बहुत बेस्ट है। देखिए, पर्यावरण के प्रति बच्चों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास करना।
पहली चीज़ ये है कि बच्चे को हम क्लास 3 से पर्यावरण की बुक दे देते हैं, यानी इन्वायरमेंट की बुक दे देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर इंटरेस्ट आता है, अच्छा ये पानी ज़्यादा गर्म है और ये पानी कम गर्म है, और अच्छा ये बादल पानी जो है ये उड़ रहा है, ये आसमान में जा रहा है, फिर इससे बादल बन रहे हैं। तो वो अपने आप की चीज़ों को जो भी उसने देखा है घर पे, वो अपने पर्यावरण से रिलेट कर पाता है, यानी कि उसे इंटरेस्ट आता है। फिर वो सोचता है अच्छा इसका मतलब है कि जब मैं कपड़े सूखने डालता हूँ तो कपड़ों का जो पानी है वो भी ऐसे ही उड़ जाता होगा। तो उसके माइंड में क्या होता है, एक सेट बनता है, ठीक है, किसका सेट, जो भी वो चीज़ें देख रहा है, नॉलेज का सेट, ठीक है, सेट ऑफ नॉलेज क्रिएट होता है। तो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, जिससे बच्चे में हम इंटरेस्ट, उसकी इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ाते हैं, ठीक है, कल्पना शक्ति, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर वो और आगे सोचने की कोशिश करता है, अच्छा ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, और फिर उसकी मेमोराइजिंग पावर भी बढ़ती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि बच्चों को बताना कि पर्यावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट है ये हमारी धरोहर है, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए, कोई पेड़ काट रहा है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे, हरा भरा रहे, हमको ऑक्सीजन मिलती रहे, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। तो इस चीज़ के प्रति बच्चों को सेंसिटाइज करना है, बच्चों को बताना है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे। तो बच्चे समझते हैं, क्योंकि ये 3 से 5 जब क्लास 3 से 5 में बच्चा होता है तो वो काफ़ी सेंसिटाइज हो जाता है, वो उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछता है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जागरूकता और संवेदनशीलता दोनों का ही विकास होता है, और यही हमारी इस बुक को पढ़ाने का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव है। As you can see, to develop sensitivity and awareness for the environment, ठीक है। तो नंबर 3 क्या है, पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति बच्चों को हमें ऐसे पढ़ाना है कि वो हर चीज़ को इंक्लूसिव तरीके से देख सकें, ठीक है, संपूर्णता के भाव से उसे देख सकें, चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, उनमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, ठीक है। अगर कोई क्या कर रहा है, आप चिप्स खाते हैं, मतलब मान लीजिए बच्चे चिप्स लाए और वो सड़क पे फेंक दे रहे हैं उनके रैपर्स को, तो हमें बच्चों को बताना है कि आप क्या करेंगे, इस ऐसा करने से, रैपर्स को फेंकने से, ये प्लास्टिक है, कोई जानवर के मुंह में जा सकता है तो नुकसान होगा, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है इन सब चीज़ों से, गंदगी फैलाने से, कचरा फैलाने से अपने आसपास के वातावरण में, क्योंकि हम भी सांस लेते हैं उसी वातावरण में। तो बच्चों को ये सब बताना और इन सब को अच्छी तरीके से समझाने के लिए ही इस बुक को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लास 3 to 5, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पॉइंट नंबर 4। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना, अर्थात वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि हम बच्चों को बताएंगे कि जो आपके आसपास के वातावरण में, यानी कि जो आपका सोशल एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें देखिए। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स में बच्चों की एक प्रोजेक्ट वर्क करके दिया होता है कि आप अपने भाई बहनों से या अपने पड़ोसियों से पूछिए क्या उन्होंने ऐसा फूल देखा है, क्या उन्होंने इस तरह का मतलब कई सारी उसमें एक्सरसाइज होती है। अगर आपने बुक्स देखी होंगी तो आपको पता होगा, आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो उन चीज़ों को, ये सब क्यों दिया जाता है बच्चों को, प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे वगैरह करने के लिए, क्या अपने 5 दोस्तों से पूछिए क्या उन्होंने ऐसा फूल देखा है, क्या उन्होंने ऐसे पेड़ देखे हैं, है ना, क्या उन्होंने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं है। तो ऐसी क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्यों उसमें रखे गए हैं, इसीलिए कि बच्चे जो हैं वो समझ पाए कि ये सिर्फ किताबों में ही नहीं है बल्कि हमारे वास्तविक जीवन से भी कनेक्ट है ना, तो ये रियल लाइफ से भी कनेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा पॉइंट नंबर 6 है
सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्ष की गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी बच्चों को आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, उस एक्टिविटी को सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उनके बाहर के एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करना है और फिर बच्चों से कहना है कि अच्छा अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या आप कुछ ऐसा कुछ जानते हैं, क्या आपने ऐसा कहीं देखा है। तो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हमें मोटिवेट करना है, ठीक है, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना है। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं होता, बताइए। अभी मैंने पढ़ाया प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि इसमें लिखा है नहीं होता, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना ये हम करेंगे, बच्चे को हम बताएंगे कि प्रकृति में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको बताएंगे कि अच्छा ऐसा क्यों है, पेड़ से पत्ते क्यों गिर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ शॉर्ट चीज़ हम बताएंगे कि आप देखिए कि पेड़ है, ये जड़ है, ये तना है ना, इससे फिर फूल निकलता है, ऐसे करके हम कुछ पूरा बताएंगे बच्चों को नेचर के बारे में। इसके बाद आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद करवाना। एक चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताई है कि जहाँ पर भी ये चीज़ लिखी है रट कर याद कराना, ठीक है, बच्चे को मेमोराइजिंग पावर पे ज़्यादा जोर देना, तो ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि हम ये कभी नहीं कहते, हम ये चाहते हैं कि बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखे, अपने आप सीखे, ठीक है। और विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सांकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ आते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेडागोजी को अटेम्प्ट करने के लिए, पेडागोजी में अच्छे नंबर लाने के लिए एकमात्र स्ट्रेटजी यही है कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, तभी आप पेडागोजी पे अगर क्वेश्चन बदल के भी आता है तो आपके अंदर इतनी आपका ब्रेन इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन तो हमेशा आता नहीं है, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के आंसर सही हो सकते हैं और किस तरह के आंसर्स सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कि जो आप बच्चों को एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्यों। यह नागरिक चेतना को बढ़ाता है, ये बच्चों की कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, आसपास के जो नागरिक हैं, जो समाज है, उनसे उन्हें कनेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही है। पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतः संबंध को बताता है, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या करेंगे, जो आपका इन्वायरमेंट है और जो बच्चा है उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इंटर रिलेट कर देंगे, तो ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है, ये भी सही हो गया। अच्छा अब क्या है, बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करते हैं पर्यावरण शिक्षण, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किल्स, यानी कि कौशल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कौशल कहते किसे हैं। तो कौशल है कला है, वो आर्ट है जिससे हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई गाड़ी चलाने में पारंगत है तो क्या बोलते हैं कि उसके पास स्किल है क्या गाड़ी चलाने की, वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो स्किल्स, एक चीज़ मैं और बता दूं कि स्किल्स जो हैं वो आपको जन्मजात नहीं मिलती, यानी कि बाई बर्थ नहीं होती, स्किल्स को हम सीखते हैं, ठीक है। तो स्किल्स जो अर्जित की जाती हैं और कुछ जन्मजात भी होती हैं, यस मैंने बोला कि 2 टाइप्स की होती हैं, कितने 2 टाइप्स हैं जिनको हम सीखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएंगी, उपार्जित, इसमें आपकी जन्मजात वाली नहीं आएंगी, वाहन चलाना सीखना या भाषा आदि, इनमें आपकी जन्मजात वाली नहीं आती हैं। जन्मजात वाली कौन सी हो जाएंगी स्किल्स, हंसना, रोना, उठना, बैठना आदि, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे स्किल्स वो हैं जो, अच्छा हंसना भी कोई स्किल है क्या, बट इन पेडागोजी आपको ये दिमाग में रखना है कि ये अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत ही कर देंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स कौन से हो गए, एक जन्मजात एक उपार्जित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ कौशलों को देखते हैं कि बच्चों में आप कौशलों का विकास कैसे करेंगे, है ना। तो पहला तो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो
पहला पॉइंट है अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना और रिकॉर्डिंग करना। तो बच्चों में कौशलों का विकास कैसे होगा? हम बच्चों को कोई काम देंगे, हम बोलेंगे कि अच्छा से ऑब्जर्व करो, अच्छा से आइडेंटिफाई करो, फिर ठीक है आप बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को तुम क्या करोगे, ऐसे लिखो, ठीक है, इसे रिकॉर्ड करो। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद सेकंड है वस्तुओं का विभेदीकरण करना, यानी कि वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट करना। अच्छा ये बड़ी पत्तियां हैं, ये छोटी पत्तियां हैं, तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये भी बच्चों के अंदर ये भी स्किल होनी चाहिए, ये भी एक स्किल है। वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना, यानी कि कोलैबोरेशन करना बच्चों, और फिर जो बच्चों को बताना कि अच्छा अलग अलग तो कर दिया, अब ये बताओ कि इनमें आप रिलेशन कैसे बताओगे। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलेगा, या अगर वो नहीं बता पा रहा है तो पहले आप बताएंगे, फिर वो सीख जाएगा। तो वो बताएगा कि ये छोटी पत्तियां हैं, ये बड़ी पत्तियां, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये छोटी पत्तियां हो गई, ये बड़ी पत्तियां हो गई, लेकिन एक चीज़ इनमें ये भी है, इनमें रिलेशन ये है कि दोनों ही पत्तियां क्या हैं, एक ही पेड़ की हैं। तो ये बच्चे ने क्या कर पाया, उनके बीच कोलैबोरेटली बच्चा बता पाया कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 4.4 कल्पना परक बनना या पूर्वानुमान लगाना, यानी कि बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाए, इतनी समझ विकसित आपको कर देनी है कि बच्चा कल्पना परक बन जाए, यानी कि वो सोच पाए, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे कि अगर आप बच्चे कोई कहानी सुना रहे हैं, कुछ नेचर के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा अपने दिमाग को चलाए और वो सोच पाए, इमेजिन कर पाए कि अच्छा हाँ चिड़ियाँ उड़ रही हैं, फिर वो पेड़ पे जा रही हैं, ऐसे करके वो इमेजिन कर पाए चीज़ों को। अब 5th पॉइंट है समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड सोल्यूशन। तो ठीक है, बच्चे को बताएंगे, बच्चा समझेगा कि अच्छा ये समस्या आ रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ वो सॉल्व कर रहा है, कोई पजल बना रहा है, तो अच्छा ये पजल नहीं बन रही है यहाँ पर, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम थोड़ी हिंट देंगे कि अच्छा पहले हिंट दे के देखते हैं, अगर बच्चा उसे कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे उसका सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो उसे हेल्प करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से वो खुद से करने लगेगा। देखिए पेडागोजी थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको, बट मैं इतने इंटरेस्टिंग वे से बता रही हूँ, तो इन पॉइंट्स को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, तो आपके दिमाग में ये रह जाएंगी। 2-3 बार पढ़िएगा, आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बता लेंगे। अभी आगे मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे रखे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पॉइंट 6 कहता है कि किसी तथ्य की जांच करना या निष्कर्ष निकालना। सभी पॉइंट्स आपको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ले जाते हैं। बच्चे को हम सर्वे करने पर बताएंगे कि अच्छा कि 4 दोस्तों से पूछ रहा है, 5 दोस्तों से पूछ रहा है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो वो भी बच्चा निकाल पाए, तभी उसके अंदर इन कौशलों का विकास होगा। अगर नहीं है विकास तो टीचर किस लिए, टीचर यही बच्चे को बताएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा 7th पॉइंट है संवेदनशील बनाना बच्चे को, यानी कि बच्चे को हम सेंसिटाइज करेंगे अब उसके पर्यावरण के प्रति। ठीक है, गंदगी ना फैलाए, कचरा ना करे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, और कोई कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोके भी। चलिए 8th पॉइंट है चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ना व बनाना, यानी कि जितने भी टाइप के चार्ट्स होते हैं ना, चाहे वो लिखने वाले हों, पिक्चर वाले हों, या हाथ से बनाए गए हों, या लाइंस वाले हों, ठीक है, तो इन सभी को वो पढ़ पाए। अब वो पढ़ना कैसे सीखेगा, उसे आता तो है नहीं, तो क्या करेगा, टीचर उसकी हेल्प करेगा, और उसके बाद ऐसे कई सारे जब उसे मॉडल्स या चार्ट्स दिखाए जाएंगे तो वो खुद से इन्हें पढ़ने के लायक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, और स्किल्स ही तो हमें बच्चे को सिखानी है। इसके बाद इतने ही इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। इन कौशलों के विकास से क्या होता है, अधिगम सार्थक होता है। जब बच्चे में ये सारी स्किल्स आ जाती हैं तो वो कहीं पर कोई पोस्टर लगा देखता है, ठीक है, कुछ कहीं लिखा हुआ देखा उसने चार्ट्स में, तो वो खुद से पढ़ पाता है, और वो जो नॉलेज है उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने से उनमें क्या होता है। आप सोचिए, आपसे कोई प्रश्न पूछे, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे। आप सोचोगे कहाँ से, अपने दिमाग से सोचोगे ना, तो क्या होगा, सोच रहे हो, तो यानी कि आपका कौन सा कौशल लग रहा है, बताओ। क्या अवलोकन कौशल का विकास हो रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ, नहीं 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 नहीं। चिंतन कौशल का विकास हो रहा है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग पर जोर पड़ रहा है। इसके बाद वर्गीकरण कौशल, क्या आप उनको वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, नहीं।
संवेदनशीलता का विकास हो रहा है, नहीं, हम उनमें कोई सेंसिटिविटी की कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बताइए, संज्ञानात्मक कौशल यानी कि आपके दिमाग से जुड़ा है, संज्ञान से जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हमें परिभाषाएं रटवानी चाहिए, नहीं। वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करानी चाहिए, हो सकता है, लेकिन चलिए अभी हम देखते हैं, आगे भी तो पढ़ते हैं। उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए। प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताएंगे तो क्या ये संज्ञानात्मक कौशल से जुड़ा हुआ होगा, नहीं। उनमें उनसे व्यावहारिक क्रियाएं करवाई जानी चाहिए, हाँ ये हो सकता है। देखिए, जब बच्चे खुद से कुछ करते हैं, यानी कि जब बच्चा एक्टिविटी में एंगेज होता है तो सबसे ज़्यादा सही कौशल वही माना जाता है। बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा तो उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा, कुछ गलत करेगा फिर सही करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका उद्देश्य क्या है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा है, तभी तो कक्षा 5 के शिक्षक की बात की गई है। ठीक है, सर्वे के लिए और उसके बाद उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन करने के लिए, ठीक है, जो उसकी जनरल नॉलेज है उसको देखने के लिए, शिक्षार्थियों में अवलोकन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों में न्याय संगत एवं संवेदनशील भावना का विकास करना, या शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि जिसमें बच्चा एंगेज रहेगा, खोजेगा, यानी कि सर्वे करेगा, ठीक है, और कुछ सीख रहा है, तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसके बाद भी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।